हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। देखिए उससे आप पहले ही फैमिलियर हो। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को पूरा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सम एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन मतलब इसे कहाँ कहाँ अप्लाई करके जो कुछ चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो है कहाँ का किस जगह एप्लीकेशन होता है, यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ हम सब पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ सिचुएशन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सिचुएशन मतलब कोई एक पर्सन यहाँ खड़ा है, P4 पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है। दिस इज द पोजिशन ऑफ अ पर्सन। और कोई एक टॉप की बिल्डिंग को वो ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, चलिए बिल्डिंग तो हम बना नहीं सकते, जस्ट इमेजिन दिस इज अ बिल्डिंग। ओके, जो भी है बिल्डिंग है ये, इमेजिन दिस इज अ बिल्डिंग, हाइटेड है। अब ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, अचानक उसकी नजर पड़ जाती है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। ओके, तो वो सोचता है कि इस यहां से मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं, तो अंदाजा लगाता है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होना चाहिए। हम इसे गेस नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से एग्जैक्ट हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम पता कर सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीन चीजें हमें ध्यान देना है। ओके, यह है पोजीशन ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर। ओके, ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर कोई पर्सन खड़ा है। ओके, उस पर्सन की डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट से जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या है। मान लेते हैं ये बिल्डिंग हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और कोई पर्सन जो ग्राउंड के ऊपर कुछ डिस्टेंस के ऊपर बिल्डिंग से अवे, मतलब कुछ दूरी पर बिल्डिंग से खड़ा है, तो ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन पर्सन एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मान लीजिए अगर हमें इस बिल्डिंग की हाइट अगर निकालना है तो कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखना है। सिंपल है, जब भी आप यहां से अगर टॉप को देख रहे हो तो ये लाइन याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ साइट। इस डायरेक्शन में वो देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। ओके, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। तो अब देखिए ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल, इसे हम हॉरिजॉन्टल लेवल कह सकते हैं। और ये लाइन जो है लाइन ऑफ साइट, जिससे कि टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये दोनों लाइन मिला के एक एंगल बनता है। दिस एंगल इज सपोज थीटा। इसी एंगल को हम एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एक सिचुएशन होगी जिससे कि अगर इस दोनों में से एक चीज हमें पता है, सपोज ये x दिया है या कोई नंबर दिया है, 10 मीटर मान लेते हैं, कोई पर्सन बिल्डिंग के बॉटम से, ओके, फुट ऑफ द बिल्डिंग से बोल सकते हैं, अगर 10 मीटर डिस्टेंस की दूरी पे खड़ा है और ये एंगल अगर हमें जब पता रहेगा तो इसकी हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करना है हमें, सिर्फ इस चैप्टर में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है। और ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, ये सारे रेशियोज हमने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत कम यूज आएंगे। मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो आएगा टैन, ज्यादातर टैन का यूज आएगा। और टैन की वैल्यू कौन सी आएगी, एंगल जो आएंगे टैन के साथ में वो आएंगे 30, 45 और 60 डिग्री। इसके अलावा और कोई एंगल नहीं आते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ जब भी आप इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से टैन की वैल्यू, टैन 30 कितना होता है, टैन 45 कितना होता है, ये सारी चीजें तो यूज करने ही वाले क्वेश्चन में। टैन 60 कितना होता है, ये तीनों वैल्यू बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा साइन, कॉस, ओके, ये सब चीज तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में लर्न ही होगी, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ।
तो ये ज़्यादातर tan यूज़ होता है इसमें। ओके, साइन कॉस भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली tan यूज़ हो जाता है। फिर से आते हैं इस फिगर के ऊपर। तो किसी भी बिल्डिंग की बोलो या तो टावर की हाइट, ओके, अगर हमें फाइंड करना है, कोई भी ऊंची चीज़ रहे उसकी हाइट अगर पता करना है, तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये एंगल थीटा, ओके, जो यहाँ से कोई पर्सन इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, और दोनों के बीच की दूरी हमें पता होना, डिस्टेंस, ओके, दूरी जिसे मतलब डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तब जाके ये इजीली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हाइट ऑफ द टावर, बिल्डिंग जो भी दिया रहेगा उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज बता देता हूँ, दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और कोई भी चीज जब ग्राउंड के ऊपर खड़ी रहेगी तो वो एंगल 90 डिग्री ही बनाएगी, ध्यान में रखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल ही होगा। इसीलिए ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए देखिए अब इसमें एक साइड दी रहेगी, तीनों में से कभी कभी हो सकता है कि ये डिस्टेंस हाइपोटेनस फाइंड करने बोले, या हो सकता है कि हाइट फाइंड करने बोले, या हो सकता है कि हाइट दिया है डिस्टेंस फाइंड करने बोले। तो दो चीजें इसमें दिया रहेगा, एक तो एंगल तो दिया ही रहेगा, साथ में दोनों में से एक चीज दी रहेगी, ओके, जिससे कि आप जो भी पर्टिकुलर चीज पूछा गया है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो पहला केस हो गया आपका। केस नंबर 2 को देखते हैं। जैसे कोई पर्सन, केस नंबर 2 को हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई बंदा टावर पे खड़ा है या तो बिल्डिंग पे खड़ा है, यहाँ ये पोजीशन ऑफ पर्सन है, P फॉर पर्सन, और जमीन के ऊपर मतलब ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, ओके, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट मीन्स कोई चीज पड़ी हुई है, या तो फिर कोई कार खड़ी है, बाइक खड़ी है। अगर ये इंसान यहां से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, ओके, तो ध्यान रखिएगा जब कभी ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये कंसिडर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ये कंसिडर किया जाएगा, और इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट मिलके ये एंगल बनाएगा थीटा। इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है इसे, और इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, इसे ध्यान में रखना। तो ये दो एंगल को हमें डिस्कस करना है। 9th स्टैंडर्ड में आपने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ा है, तो इस सिचुएशन में देखिए ये जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी ये ग्राउंड सरफेस से क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, और ये बिल्डिंग 90 डिग्री एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल सरफेस से। तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। इसकी वैल्यू बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब क्वेश्चन में अगर स्पेशली एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बोला है तो आपको यही फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बोला है तो आप इस फिगर को रेफर कर सकते हैं। डिप्रेशन में आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। चलिए ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। तो बहुत आसान तरीके से हमने समझ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, विच इज अ पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट हम फाइंड कर सकते हैं अगर एंगल दिया है या तो डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द फुट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यही एप्लीकेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे यूज होगा, ठीक है। तो हम अब जाते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर और उसे डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया है कि अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ रोप ऑफ 20 मीटर। एक सर्कस आर्टिस्ट है, ओके, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ रोप ऑफ 20 मीटर। एक सिंपल सा फिगर बना लेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ रोप ऑफ 20 मीटर लेंथ विच इज टाइटली स्ट्रेच। मान लीजिए सर्कस आर्टिस्ट जो है वो यहाँ खड़ा है, यहाँ से उसे क्लाइंब करना एक रोप को, ओके, जो कि रोप जो है एक पोल है, पोल के टॉप से बंधा हुआ है और ग्राउंड पे एक पॉइंट पे फिक्स है, इस तरीके से, ओके, स्लांट हाइट या फॉर्म होगी आड़ा सा, ओके। इस आड़े रोप के ऊपर
उसे चढ़ना है। ओके, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ रोप ऑफ 20 मीटर लेंथ, इस रोप की लेंथ जो है 20 मीटर है। ओके, दिस इज 90 डिग्री पोल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एंड दिस इज रोप, दिस इज रोप। ओके, इस रोप के ऊपर सर्कस आर्टिस्ट को चढ़ना है जिसकी लेंथ 20 मीटर है। ओके, और जो स्ट्रेचली टाइट है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, इस वर्टिकल पोल के टॉप से, टॉप ऑफ वर्टिकल पोल से वो टाइटली बंधा हुआ है। और कहाँ बंधा हुआ है? एक ग्राउंड सरफेस के ऊपर। ओके, और इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर जहां ये बंधा है वहां से बॉटम ऑफ द पोल का कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ है। ओके, सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब क्या बोला गया है? इस पोल, जैसे ये वाला पोल हम मान लेते हैं ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल ए बी, एंड दिस इज सपोज पॉइंट पी वेयर रोप इज टाइड ऑन द ग्राउंड सरफेस, और इस रोप को यहाँ बांधा गया है। तो इसकी हाइट निकालना है हमें, और याद दिया है एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड सरफेस इज 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ दिया क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, और ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो ये 20 मीटर जो होगा हाइपोटेनस होगा। ओके, क्या होगा? हाइपोटेनस। एंड दिस वन इज द हाइट ऑफ द पोल। ओके, इसमें डिस्टेंस नहीं पूछा है कि बॉटम ऑफ द पोल से इस पॉइंट जहां की रोप बांधा गया है उसके बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा है इसमें, लेकिन फिर भी हम हाइट के साथ डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये भी चीज थोड़ा नोट कीजिए आप। ये सारी चीजें दी है, वेरी इजी क्वेश्चन। हमें पता है अगर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ जाता है, तो हमें स्ट्राइक करता है सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सिंपल साइन थीटा का यूज करके हम हाइट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेंशन करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते क्या होगा। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी इज पोल, राइट? ए बी इज पोल ऑफ हाइट h मीटर, ठीक है। उसके बाद ए पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए पी इज रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर। ओके, ये दोनों चीजें हमें मेंशन कर लिए फिगर में, ये कि हमें h मीटर की क्वेश्चन मार्क है, इसे निकालना है हमें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें पता है कि साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना दिया ये भी मेंशन कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h ले लिया हमने हाइट ऑफ द पोल, अपॉन हाइपोटेनस है हमारा 20। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू h/20। तो h कितना हो जाएगा? 20 जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 20/2 और इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 मीटर। इस तरीके से हम हाइट ऑफ द पोल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, लेकिन कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। इसके स्टेटमेंट्स को समझोगे, फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आसानी से आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अभी हम। चलिए देखते क्या दिया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आइडेंटिटी का उसमें यूज होगा, या सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा, उसे अप्लाई करके जो भी डिजायर्ड टर्म है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन, क्वेश्चन नंबर 2 इज a tree is broken due to the storm, okay, and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground. अब देखिए एक पेड़ है, मान लेते हैं हम, पेड़ तो बना नहीं सकते। सपोज इमेजिन दिस इज अ ट्री रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ओके, दिस इज अ ट्री रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अब ये स्टैंड जहाँ कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, स्टैंड कहाँ कर रहा है? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्टैंड कर रहा है। तूफान की वजह से ये जो ट्री है बीच में से टूट गया है। ओके, ट्री इज ब्रोकन फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। अगर बीच में से टूट गया है
तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां से वो समझ लेते हैं कि वो टूट चुका है, और ऊपर वाला पार्ट जो है A is the top of the tree and this point A when it is broken it touches the ground at this point. Okay, at this point suppose this is point C. होप सो की फिगर समझ में आएगी कि AB क्या है, इनिशियल हाइट ऑफ ट्री है, लेकिन स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से उस वो बीच में से टूट गया है और ब्रोकन पार्ट जो है नीचे ग्राउंड को टच हो गया है, ग्राउंड को टच हो गया है। इस फुट ऑफ द ट्री से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इसका टॉप ऑफ द ट्री टच कर गया है एट पॉइंट सी। तो देखिए ट्री स्ट्रेट खड़ा है ऑन द ग्राउंड, सो इट फॉर्म्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। अभी ये तो हमने जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में उससे हमने फिगर बना लिया है, और देखते हैं आगे क्या दिया है इसमें। ओके इसमें दिया है आगे में द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, सी पे टॉप ऑफ द ट्री टूटने के बाद टच कर रहा है, तो ये फुट ऑफ द ट्री से ये जो पॉइंट पे जहां टॉप टच कर रहा है ये डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। ओके इट इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें निकालना है ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी होगी, दिस ओरिजिनल हाइट हमें निकालना है। ओके ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री हमें निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। अब देखिए फिगर तो यहाँ से पी से बनेगा, जहां से टूट गया इतना पार्ट यहाँ टच कर गया है, तो मेन फिगर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन और एक बात, जब ये पार्ट टूट के यहाँ गिर जाएगा मतलब इतना ही लेंथ ये हो जाएगी। ओके मीन्स ये हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PC, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि AP पार्ट टूटा है और वही AP पार्ट यहाँ ग्राउंड पे टच हो गया है, तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट रहेगी ओके पार्ट ऑफ द ट्री वो सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ अगर ये 8 दिया है, BC 8 दिया है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है। तो अब इसका आंसर कैसे आएगा देख लीजिए। अगर हमने ये पार्ट निकाल लिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओके, और ये निकाल लिया तो क्या होगा, दिस प्लस दिस मीन्स ये और ये सेम है, तो दोनों मिला के या तो दिस इक्वल टू दिस, दोनों मिला के हम टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकाल सकते हैं। इसमें और से एक चीज दी है कि जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जो टॉप ऑफ द ट्री है जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है ये एंगल। आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज दिया है। 30 डिग्री दिया है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया है, और हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनों अगर साइड आ जाए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन टू दिस। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी इज हाइट ऑफ ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके नाउ ट्रायंगल PBC में ये भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल PBC ओके इज राइट ट्रायंगल ओके वेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये स्टेप आप मेंशन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। अब देखते हैं BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड अ पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो डिस्टेंस BC डायरेक्टली लिख लेंगे हम। BC कितना दिया है, BC इज इक्वल टू 8 मीटर दिया है इसमें, BC इज इक्वल टू 8 मीटर। अब देखिए ये थीटा है, मतलब जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है। अगर साइन थीटा यूज करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि दोनों अननोन है। तो एडजेसेंट का यूज कहाँ कर सकते हैं हम, टैन के लिए कर सकते हैं। टैन 30 कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस ओके। तो टैन का यूज करके हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला यूज करके हम परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस PB निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा अभी ये tan ऑफ 30, ओके, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर है हमारा PB अपॉन बेस है BC। बहुत आसान है, अगर एक बार फिगर बन जाए तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। tan 30 कितना होता है, tan 30 ध्यान में रखिए, tan 30, ओके, tan 30 कितना होता है, टेबल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद में रखना है आपको। tan 30 इज इक्वल टू sin 30 बाय cos 30। अगर नहीं आ रहा है कम से कम sin cos की वैल्यू याद रखिए, sin 30 बाय cos 30 होता है, sin 30 होता है 1/2 और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ऐसे कैलकुलेशन करके भी अगर कोई वैल्यू अगर आप भूल जाते हो तो इसका आंसर हमारा 1/√3 आ रहा है। सो tan 30 कितना होगा हमारा 1/√3। 1/√3 अगर tan 30 होता है तो tan 60 कितना होगा, √3 होगा, और tan 45 1 होता है। ये तीन वैल्यू अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो यह वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू PB हमें निकालना है, PB इज रिक्वायर्ड टर्म एंड BC दिया है 8, ओके, 8 मीटर। 8 इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PB की वैल्यू आ जाएगी हमारे PB इज इक्वल टू 8/√3, 8/√3 ये PB की वैल्यू आ गई हमारी। चलिए ये लेंथ तो आ गई है, ये हमारा आया है 8/√3, 8/√3। इसे फाइंड आउट किए, इसके सर्कल में डाल दीजिए, ओके, गिवन नहीं था, हमने इसे कैलकुलेट किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए अगर हमने PC निकाल लिया, PC निकाल लिया, अब देखिए यहाँ हम PC के लिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके, ये दोनों पार्ट यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज अप्लाई कीजिए आप, लेकिन परफेक्ट कीजिए तो आंसर सेम ही आएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ, इसको कौन सी वैल्यू निकालना है, हमें PC निकालना है। तो देखिए इसमें मैं कौन सा अप्लाई करूँ, इसमें साइन ही अप्लाई कर देते, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू 30 ही लेंगे हम, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 8/√3, 8/√3 को इस तरीके से लिखा हूं मैंने, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है PC हम ले लिए, ओके, PC हमने हाइपोटेनस ले लिया जो कि हमें निकालना है। तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 8/√3, ओके, डिवाइडेड बाय, दिस इज बाय राइट डिविजन, 8/√3 अपॉन PC। अब देखिए PC को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये PC अपॉन 2 इज इक्वल टू ये 8/√3 ही रहेगा, 8/√3 ही रहेगा। अब 2 को इधर अगर भेज देते तो 8 2 16 हो जाएगा, तो PC हमारा आ जाएगा, PC इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। अब देखिए यहाँ दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है। ये आ गया हमारा 16/√3 जो कि अभी फाइंड किया हमने, और ये इससे पहले यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ओके, ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर हाइट क्या है, AB इसकी है ट्री की, ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये PB प्लस AP, ठीक है, AP प्लस PB, ये हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी। तो इज इक्वल टू हम लिखते हैं हाइट ऑफ द ट्री ये हो जाएगी, लेकिन AP क्या इससे पहले हम बता चुके हैं, AP इज इक्वल टू PC है। तो यहाँ लिख लेंगे AP की जगह PC लिखेंगे, क्योंकि इतना ही टूटा पार्ट यहाँ नीचे टच कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा और ये दो डिस्टेंस रहेंगे दोनों सेम रहेंगे। तो AP की जगह PC लिखा हमने, प्लस PB, इस तरीके से हमने दिस प्लस दिस कर दिया है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखते हैं इसमें वैल्यू क्या आएगी, PC कितना दिया है, PC हमने फाइंड किया है 16/√3 प्लस, और PB कितना निकाला हमने 8/√3, 8/√3 ये हमने वैल्यू निकाल चुके हैं। इसके बाद देखते हैं क्या कैलकुलेशन होगा इसमें। अब देखिए रूट डिनोमिनेटर सेम है, ओके, डिनोमिनेटर सेम, ये हम AB डिस्टेंस AB निकाल रहे हैं विच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज √3 रहेगा, 16 प्लस 8 होता है 24, ओके, 16 प्लस 8 24 होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश यही करना कि डिनोमिनेटर में रूट टर्म ना हो, ओके,
रूट टर्म, ये रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है, हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में रूट डिनोमिनेटर को रखना पड़ता है। तो जब भी ऐसी रूट 3 रूट 2 अगर आता है तो कोशिश करना उसे हटाया जाए। ओके, तो क्या करेंगे हम, सिंपल रैशनलाइज भी कर सकते हैं इसे। चलिए रैशनलाइज कर सकते हैं, या तो इस 24 को ही ब्रेक कर सकते हैं हम। जैसे कितना होगा 8 3 ज़ा 24, तो इसको हम लिख ही लेते हैं वैसे ही, या तो रैशनलाइज कर दीजिए आप। 8 इंटू 3 अपॉन रूट 3, देखिए ये 3 कैंसिल कर देगा इस रूट 3 को, यहाँ रूट 3 बचेगा, तो डेट इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। फाइनल में जो आंसर लिखोगे आप उसमें स्टेटमेंट मत मीन्स भूलना मत स्टेटमेंट लिखने का कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री, इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक सिचुएशन दी है, एक कॉन्ट्रैक्टर है और उस कॉन्ट्रैक्टर को करना क्या है, बच्चे लोग जो गार्डन में स्लाइड करते हैं, ओके, स्लाइडिंग सभी बच्चों ने किया ही होगा। ओके, तो उस स्लाइडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, उसमें कंडीशन दी है, इसमें पहले देख लेते क्या दिया है इसमें, कि एक स्लाइड है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको स्लाइड बनाना है बच्चों को खेलने के लिए गार्डन में। तो क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक लेडी कॉन्ट्रैक्टर है, बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड उसे पार्क में बनाने हैं। ओके, ये 2 स्लाइड किस तरीके से रहेगी वो भी क्वेश्चन में दिया है। तो पहला जो स्लाइड है वो किसके लिए, स्लाइड 1 जो है ये 5 years के बच्चों के लिए है। ओके, बिलो द एज ऑफ 5 years, बिलो द एज ऑफ 5 years के लिए यह है। ओके, बिलो द एज ऑफ 5 years के लिए ये बच्चों के लिए स्लाइड 1 है। और स्लाइड 2 जो है, जिसकी क्या बोला गया, बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज हाइट इज, स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर होना चाहिए। 5 years एज के नीचे वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो कितनी होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। तो देखिए इस सिंपल सा स्लाइड बना लेते हैं यहाँ हम, ये हाइट ऑफ द स्लाइड होना चाहिए जिसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 1.5 मीटर होना चाहिए। दिस इज द ग्राउंड सरफेस। ओके, और ये होगी आपका स्लाइड। ओके, ये जो स्लाइड है इस तरीके से कुछ स्लाइड रहती है बच्चों के खेलने के लिए, समझ लीजिए। ओके, अब 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसका हाइट होना चाहिए 1.5 मीटर एंड द इंक्लिनेशन एट द एंगल इज 30 डिग्री। और ये जो झुकाव है, ये वाला एंगल जो है ग्राउंड से स्लाइड का एंगल जो है ये 30 डिग्री ही चाहिए हमें। ये केस नंबर 1 दिया है इसमें कि ये पहले हमें इस मतलब उस कॉन्ट्रैक्टर को पहले इस तरह का स्लाइड बनाना पड़ेगा। और दूसरा यह दिया है, whereas फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, ओके, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, बड़े बच्चों के लिए यहाँ लिख लेते हैं फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। ओके, शी वांट्स हैव अ स्टिप स्लाइड बनाना चाहती है, यानी थोड़ा ऊंचावत हाइटेड स्लाइड बनाना चाहती है, स्टिप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड द इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। बड़े बच्चों के लिए थोड़ा हाइटेड स्लाइड बनाना चाहती है। ओके, और उसकी हाइट होना चाहिए उसके हिसाब से 3 मीटर। तो ये बड़े बच्चों का स्लाइड हो गया जिसकी हाइट 3 मीटर होना चाहिए। ओके, ताकि उन्हें खेलने में मजा आए। ये 90 डिग्री हो गया, ये ग्राउंड हो गया और ये हो गया मान लीजिए स्लाइड। ठीक है, इस तरह का स्लाइड इमेजिन कर सकते हैं आप, ये बना लिया है ओके कॉन्ट्रैक्टर ने। लेकिन इसका हाइट कितना चाहिए हमें, इसका हाइट हमें चाहिए 3 मीटर चाहिए और ये जो इंक्लिनेशन रहेगा स्लाइड का ग्राउंड से वो 60 डिग्री रहेगा। देखिए एक चीज़ यह बताना चाहूँगा मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप लोग।
इसे भी हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बिल्डिंग को हम दूर से देख रहे हैं, यहाँ से देखा, ये ग्राउंड सरफेस है, ये 90 डिग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। किसी बिल्डिंग को, ट्री को, टावर को दूर से देख रहे हैं तो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है थीटा, ठीक है, थीटा बन रहा है। अगर उसी बिल्डिंग के टॉप को और पास में जाके देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं तो ये दूसरा एंगल बन रहा है, अल्फा ले लेते हैं तो θ1 ले लेते हैं, इसे θ2 लेते हैं, और पास से जाके देख रहे हैं तो ये थर्ड एंगल बनेगा θ3। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और डिस्टेंस और पास पास जाते हैं उसके फुट के, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी बच्चे लोग फिगर बनाते हैं, इस तरह के फिगर्स बनाते हैं जिसमें डबल एंगल दिया रहता है, दो एंगल दिया रहता है, कंडीशन दी रहती है कि कोई पर्सन अगर टूवर्ड्स फुट ऑफ द टावर या बिल्डिंग के पास जा रहा है तो वहाँ दो एंगल को पहले, मतलब वो दो एंगल में से इसे क्या लेना है, इसे क्या लेना है, यह कंफ्यूजन रहता है। इसलिए ये कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया है कि कोई भी पर्सन बोलो, अगर कोई भी पर्सन बोलो वो आगे की तरफ टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब बिल्डिंग, टावर, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो पास में जाता है तो ये एंगल की वैल्यू बढ़ते जाएगी। अगर दो एंगल दिया है, या 30 डिग्री और 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री दिया है, ध्यान में रखिएगा, तो पहला यहाँ लेफ्ट साइड में जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कम एंगल रहेगा। यहाँ ये 30 हो जाएगा, मान लेते इसके हिसाब से, ये 45 होगा, 60 डिग्री। इस तरीके से एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इसी का उल्टा होगा, अगर जब कोई पर्सन अगर बिल्डिंग के बॉटम से अगर दूर की तरफ जाता है तो एंगल डिक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन में इसका यूज आएगा ही, ध्यान में रखना। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने बीच में बता दिया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, जो कि एक लेडी कॉन्ट्रैक्टर है, वो पार्क में बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड्स बना रही है। इसमें दो कंडीशन है उसकी, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए थोड़ा हाइटेड स्टिप स्लाइड बना रही है, और छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बना रही है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्लाइड विद द ग्राउंड 30 डिग्री छोटे बच्चों के लिए दिया और बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री दिया है। तो इसमें देखते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हमें दोनों केस में, केस 1 और केस 2 में लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। मान लेते हैं यहाँ लेंथ ऑफ स्लाइड x है, यहाँ y ले लेते हैं। अलग अलग कंडीशन है दोनों, क्योंकि हाइट अलग है, एंगल अलग है, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो अब देखते हैं, हमें निकालना है x की वैल्यू। ये 30 डिग्री दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ 60 डिग्री है। तो सबसे पहले केस 1 सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ नाम भी दे सकते हैं, ए बी इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द पॉइंट सी। ओके, जो स्लाइड का बॉटम है, ग्राउंड को टच हो रहा है, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू इज द हाइट ऑफ सेकेंड स्लाइड एंड दिस इज द आर, पॉइंट आर विच इज ऑन द ग्राउंड, जहाँ ये स्लाइड नीचे टच कर रही है ग्राउंड को। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। इट्स सो इजी क्वेश्चन, हमें पता है ये है एंगल थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दोनों में ही ये अप्लाई कर देंगे साइन थीटा, तो इजीली हमें लेंथ ऑफ स्लाइड आ जाएगा। वही केस 1 में हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या थीटा जो दिया है 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब दिस ए बी, ओके, ए बी अपॉन हाइपोटेनस है हमारा ए सी विच इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है साइन 30। ए बी कितना है, ए बी है 1.5, और ए सी हमें एक्स ले लिए हमने, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड विच इज फॉर द एज बिलो द 5 years फॉर द चिल्ड्रन, ओके, मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो स्लाइड बना रहा है, उसका लेंथ ए बी, ए सी को हमने एक्स ले लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x इंटू 1 इज x, और 2 इंटू 1.5 जो रहेगा ये आ जाएगा 3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड मेड फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 years ऑफ एज इज 3 मीटर।
ओके, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड, ओके, बिलो 5 years एज, ओके, इज इक्वल टू 3 मीटर हम लिख सकते हैं। तो सिंपल फॉर्म में आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। चलिए देखते क्या होगा। यहाँ भी हम साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला तो डायरेक्टली साइन 60 डिग्री लेते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू और हाइपोटेनस है हमारा पी आर। पी आर साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 60 होता है √3/2 होता है साइन 60। तो हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ साइन 60। पी क्यू दिया है यहाँ 3 और पी आर हमें निकालना है। पी आर हमने ले लिया है y, ओके। तो y की वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू √3। लिख लेते हैं पहले, y इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ओके। अब मुझे यहाँ √3 दिखा है तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो चलेगा क्योंकि 3 ये √3 को कैंसिल कर देगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3, ओके। ये बाद में स्प्लिट करना ही पड़ता है। ये √3 को इसने कैंसिल कर दिया है, √3 बचा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ एल्डर चिल्ड्रन जो स्लाइड है वो आ जाएगा आपका 2√3 मीटर। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। द लेंथ ऑफ द स्लाइड मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर। इस तरह के सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, बस समझना है स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए हैं, फिगर बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लीजिए, वैल्यूज याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए, ओके। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये बहुत आसान होता है, अगर एक बार आपके माइंड में ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया है तो आप इजीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप भी हैं, अब इजीली सब चीज सॉल्व कर सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, इस तरह के अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक टावर है, ये टावर है जिसको हम AB से रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले ही। अब टावर खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड हो गया इसलिए 90 डिग्री बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ दिया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 30 डिग्री दिया है, ओके। आसान लेवल के क्वेश्चन, एक बार कंसेप्ट समझ गया तो डायरेक्टली फिगर बना सकते हैं। The angle of elevation of the top of the angle of elevation of top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot। एक पॉइंट है P ग्राउंड के ऊपर, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप हो गया टावर का, ये टावर हो गया हमारा, ओके। दिस इज अ टावर। हम लिख लेते हैं पहले AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB इज टावर, AB इज टावर रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई पॉइंट P है ग्राउंड के ऊपर, ओके, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कंफर्म कर लेते हैं पहले 30 मीटर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट P जो है टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पे है, ओके। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालने, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो देखिए डिस्टेंस P भी दिया है, AB टावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं हम, H ले लेते हैं उसकी हाइट। होप सो कि क्वेश्चन समझ गया हो, ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, फिर भी कर लेते हैं। एक टावर है, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ओके, टावर के फुट से कुछ दूरी के ऊपर है, 30 मीटर की दूरी के ऊपर है। इस पॉइंट से जब टॉप ऑफ द टावर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ओके। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। डिस्टेंस PB कितना दिया है, PB इज इक्वल टू 30 मीटर दिया है, 30 मीटर, एंड एंगल जो दिया एंगल ऑफ एलिवेशन वो दिया है 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ इस एंगल के लिए ये दोनों चीज़ें का हमें रिलेशन पता होना चाहिए। ये निकालना ये दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर और बेस होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस टैन में भी आता है, कॉट में भी आता है। आप चाहे टैन यूज़ करो या कॉट यूज़ करो तो आंसर आ जाएगा।
तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास पता है, tan ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। tan ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमने h हाइट ले लिए विच इज द हाइट ऑफ द टावर, और बेस क्या है हमारा pb है। ओके, इस बेस का भी डिस्टेंस दिया है 30 मीटर, तो इसको लिख लेते हैं 30। tan 30 कितना होता है 1/√3 हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया है। ओके, सॉल्व करके भी देखें, ये 30 इधर चले जाएगा तो ये होगा 30/√3 इज इक्वल टू h, रूट तो नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। चलिए यहाँ हम शुरुआत करते हैं, h इज इक्वल टू 30 को हम लिख सकते 3 10 ताकि 3 और √3 कैंसिल हो जाए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 रह जाएगा। तो हाइट कितना आएगा, हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर चुके हैं, और भी आने वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए, डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे के सारे क्वेश्चन उसमें कवर होने वाले हैं, साथ में सारे सॉल्व एग्जाम्पल हम लेने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।